बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सीसा balances perfectly with two children of equal weight sitting at equal distances from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, then what happened? कि हमें यह बताया गया है कि एक सीसा है और उसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं। अगर एक बच्चा जो है वो क्या करता है, मूव कर जाता है फुलक्रम के नज़दीक, तो उससे क्या होगा? तो ज़रा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की मदद से भी, उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो सिचुएशन ये बताई गई है कि ये सीसा है और सीसा के ऊपर दोनों बच्चे इस फुलक्रम से इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं। जब इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हों और उनका वेट भी इक्वल हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने की वजह से ये इस बच्चे की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टार्क इस बच्चे के से प्रोड्यूस होने वाले टार्क के इक्वल होगा, यानी कि दोनों साइड्स का टॉर्क इक्वल होगा। अब जब वन चाइल्ड मूव्स टूवर्ड्स द फुलक्रम, जब एक चाइल्ड थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है, तो उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस फुलक्रम से डिक्रीज हो गया। उसका डिस्टेंस जब फुलक्रम से डिक्रीज हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसका टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दरमियान की पे इफेक्ट कर रहा होता है, पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो इस साइड वाला टॉर्क डिक्रीज हुआ। ये टॉर्क डिक्रीज होने की वजह से इस साइड वाला बच्चा ऊपर उठ जाएगा। तो इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी सा टिप्स टूवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे, कि जो दूर रहा है उस साइड वाला बच्चा टिप कर जाएगा जिसका डिस्टेंस फुलक्रम से ज्यादा था। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। When line of action of the applied force passes through its pivot point, then moment of force acting on the body is। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से गुजरे तो उस वक्त मोमेंट ऑफ फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी। तो हम इसको भी डायग्राम की मदद से ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें टॉर्क तब प्रोड्यूस होता है जब पिवट पॉइंट से कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम फोर्स अप्लाई करें। अब इस केस में ये पिवट पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और इस हिस्से पर फोर्स लगाई जाए तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम लगाएं इसी पिवट पॉइंट पे। तो जब पिवट पॉइंट पे फोर्स लगाई जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है। If a body is at rest or moving with uniform rotational velocity, then torque acting on the body will be। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, रेस्ट पे है, रुकी हुई है, या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। तो जो टॉर्क बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा? तो हम इसको भी जरा एक्सप्लेन कर लें कि जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है बॉडी पे वो जीरो है। ठीक है, जब यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी होगी तो टॉर्क जो है वो जीरो होगा। इन अदर वर्ड, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो ये कंडीशन जो है हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? जीरो होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है। A body is in equilibrium must not have speed, quantity of motion, velocity और acceleration। एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी स्पीड नहीं होगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी या उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो जीरो है। ये हमने बेसिक कंडीशन पढ़ी हुई है इक्विलिब्रियम की, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। और साथ साथ ये भी कि वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है, इंक्लूडिंग जीरो वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है
कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन जब वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्लूड होती है। तो वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, स्पीड नहीं हो सकती, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। हाँ, अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तब एक्सेलरेशन होगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो तब भी एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद होगा, जीरो होगा। दोनों केसेस में वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, ए यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन इज सेट टू बी इन। एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली, बोथ इन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और नॉट इन इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और रुका हुआ हो, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सेवरल फोर्सेस के साथ मूव कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, यू थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इनटू ए काम लेक। एक पानी की नदी है और उसमें जो फिशिंग नेट होता है, मछलियां पकड़ने वाला जाल, वो फेंका गया है। एज द नेट सिंक्स इट ओपन्स फुली अंडर वाटर। जब वो सिंक करता है, पानी के अंदर डूब जाता है, तो वो पानी के अंदर पूरा फैल जाता है, पूरे का पूरा ओपन हो जाता है, separating out its mesh evenly compared to the moment it left your hand. Where is the net's center of mass now? कि जब हाथ में था तो उस वक्त उसका सेंटर ऑफ मास क्या था, और जब पानी के अंदर चला गया है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहली चीज ये है कि जब हमारे हाथ में है नेट, तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कोई ना कोई मौजूद था। जो ही हमने पानी के अंदर फेंका और वो डूब गया और कंप्लीटली ओपन हो गया वाटर में, पानी के अंदर, तो क्या हुआ, वेट ऑफ द नेट जो है वो पुल करती है उसके सेंटर ऑफ मास को डाउनवर्ड। वेट पुल करता है उसका जो जाल का है, तो जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वाटर कॉलम में। तो सो कंपेयर टू द मोमेंट इट लेफ्ट योर हैंड, द नेट्स सेंटर ऑफ मास इज नाउ लोअर इन वाटर कॉलम। यानी कि हाथ की निस्बत जब पानी के अंदर नेट जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोअर इन दी वाटर कॉलम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, ए टाइट रोप वॉकर इज कैरिंग अ लॉन्ग पोल व्हाइल वॉकिंग अक्रॉस ए रोप। एक टाइट रोप वॉकर है, यानी कि रस्सी के ऊपर चलने वाला एक इंसान है, और वो एक लॉन्ग पोल अपने साथ लेकर जा रहा है रोप के ऊपर। द स्टेबिलिटी ऑफ द वॉकर इज अफेक्टेड इफ द पोल इज, जो स्टेबिलिटी है इस पर्सन की वो इफेक्ट करती है कब, जब वो पोल को क्या करे, लॉन्ग एंड प्लेस्ड वर्टिकली, लॉन्ग एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली, शॉर्ट एंड प्लेस्ड वर्टिकली, शॉर्ट एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली। तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि हमें वर्टिकली रखना पड़ेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और ज्यादा होने से मुराद लॉन्ग होना चाहिए, तो लॉन्ग एंड प्लेस्ड वर्टिकली। ये आप देखें, अगर पर्सन बिल्कुल यहां पर विदाउट पोल चल रहा है तो वो किसी भी टाइम गिर सकता है। अब जब उसने, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा हाई है और स्टेबल होने के लिए उसके पास कोई चीज भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो एक लॉन्ग रॉड पकड़ता है, लॉन्ग पोल पकड़ता है। वो पोल जितना ज्यादा लॉन्ग होगा उतना ज्यादा ये पर्सन जो है वो स्टेबल रहेगा। और दूसरी चीज, इसको हॉरिजेंटली पकड़ना है, वर्टिकली नहीं। हॉरिजेंटली पकड़ने से, क्योंकि वर्टिकली पकड़ेंगे तो तब भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हाई होगा, उस केस में गिरने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब हॉरिजेंटली होगा तो सेंटर ऑफ मास डाउन होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉन्ग एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है,
It is more difficult to walk on a slippery surface than on a non-slippery one because of कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि एक स्लिपरी सरफेस के ऊपर चला जाए नॉन स्लिपरी की निस्बत। तो इसकी वजह क्या है? तो बेसिकली स्लिपरी सरफेस जो है उसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन उसमें कम होती है और नॉन स्लिपरी सरफेस जो होती है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो नॉन स्लिपरी फ्रिक्शन पे चलना आसान होता है, स्लिपरी सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रिड्यूस फ्रिक्शन की वजह से स्लिपरी सरफेस पे चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन, कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जब टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी से वो मुराद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जहां पर एयर रेजिस्टेंस जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है वो उसके वेट के इक्वल हो जाए। तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवा रहा होता है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि उस केस में जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन फॉर द टर्मिनल स्पीड्स ऑफ ए रेनड्रॉप, स्नोफ्लेक एंड हेलस्टोन इज। करेक्ट ऑर्डर जो है कंपैरिजन के लिए, टर्मिनल स्पीड है, रेन ड्रॉप है और स्नोफ्लेक है। टर्मिनल स्पीड किस चीज की है? रेन ड्रॉप की, स्नोफ्लेक की और हेलस्टोन की। किसकी टर्मिनल स्पीड दूसरे की निस्बत ज्यादा है, इनको कंपेयर करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो इस हिसाब से जिसका मास ज्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास हेलस्टोन का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रेन ड्रॉप का और फिर स्नोफ्लैक का। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है। यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग अ स्पैनर बट इट इज नॉट वर्किंग। इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू। क्या आप एक नट को ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं स्पैनर की मदद से लेकिन वो नट ओपन नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, या तो आप फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यही 2 काम आप कर सकते हैं क्योंकि नट को टाइट या लूज करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है और टॉर्क इन्हीं 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इन दोनों में से जो हमें ऑप्शन गिवन है वो हम कर देंगे। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड जहां पर कोई ऑप्शन नहीं गिवन तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें। अब डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्पैनर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है। द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। कि वो फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, वो कौन सी फोर्स है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो सर्कल में मूव करते हुए हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो उस केस में जो फोर्स होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 13 है। The reason that a car moving on a horizontal road gets thrown out of the road while taking a turn is। कि एक कार हॉरिजेंटल रोड के ऊपर मूव कर रही है और वो उसी स्पीड के साथ रोड पे टर्न लेती है तो वो क्या करेगी? आउटवर्ड जा सकती है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी क्या रीजन है जो उस कार को अवे फ्रॉम द रोड मूव करवा जाएगी? तो आप ये जानते हैं कि जब सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो उसको कर्व पाथ पे मूव करवाती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काफी ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स होती किस वजह से है? कार के टायर्स और रोड्स के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर वो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी ना हो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या होगा? वो कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में
मूव कर जाएगी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो इससे मुराद क्या है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जब एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मौजूद नहीं होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, ए कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड ए परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक। एक कार जो है वो स्टेडी स्पीड के साथ चल रही है परफेक्टली सर्कुलर ट्रैक पे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट है। कार का एक्सेलरेशन 0 है, नेवर, कार का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। नेट फोर्स ऑन द कार इज 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। बोथ द एक्सेलरेशन एंड द नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट आउटवर्ड, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनवर्ड होती है। बोथ द एक्सेलरेशन एंड द नेट फोर्स ऑन द कार पॉइंट इनवर्ड, तो यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कैसे है कि जब कोई भी कार मूव करती है एक सर्कुलर ट्रैक में तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है, सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद एन ऑर्बिटल स्पीड v, इफ मास ऑफ द सैटेलाइट इज डबल्ड इट्स ऑर्बिटल स्पीड विल बिकम। अगर एक सैटेलाइट जिसका मास m है वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल वेलोसिटी v के साथ, तो अगर मास ऑफ द सैटेलाइट डबल कर दी जाए तो ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम जरा ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला देखें तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है vt इक्वल टू 2πr/t। अब ये फार्मूला जो है ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मास को आप जितना मर्जी चेंज करें टर्मिनल वेलोसिटी वही रहेगी, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो वही रहेगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेन दी सेम। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।